जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है इस क्लास में हम आईएएस पीसीएस का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होगा बीपीएससी 66वीं के लिए और दरोगा का जो भी पीटी देंगे उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। और यह जो है आपका हर एक एग्जाम में हेल्पफुल होगा, चाहे वो आईएएस हो, पीएससी हो, जितना भी एग्जाम होता है स्टेट पीसीएस का, ये सारे में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए पहले हम इसका क्या करेंगे, इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है दूसरे क्लास में हम इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं शुरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा थे। ठीक है, इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहते हैं कि बाबर का पूरा नाम जो था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को, इसका कब हुआ था जन्म? बाबर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कब? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। फरगना मध्य एशिया का पार्ट है जो कि अभी उज्बेकिस्तान में पड़ता है। देखिए, उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुब निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में, जून कब? 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। शैबानी खान ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शैबानी खान ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया। ठीक है, और मध्य एशिया से खदेड़ दिया। शैबानी खान जो है बाबर को कब पराजित किया था? 1501 में। किस युद्ध में? सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया और मध्य एशिया से क्या किया? उसको खदेड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा, देखिए तुगलमा पद्धति किसने अपनाई थी पहले? तो आपका तुगलमा पद्धति किसने अपनाया था? तो ये आपका अपनाया था शैबानी खान ने। कब? 1501 में। शैबानी खान ने 1501 में तुगलमा पद्धति अपनाई थी। का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। सर्वप्रथम तुगलमा पद्धति का जो प्रयोग किसने किया था? शैबानी खान ने। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में, देखिए 1504 में काबुल विजयी एवं 1506 ईस्वी में 1506, देखिए कहेंगे 1506 भी लिखता है, कहेंगे 1507 भी लिखता है। 1506 ईस्वी या 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि जो था मिर्जा का त्याग कर दिया और नई उपाधि पादशाह धारण किया था। ठीक है, किसको त्याग कर? मिर्जा की उपाधि को त्याग कर उसने क्या किया? नई उपाधि पादशाह धारण किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कहते कि आलम खां जो है यह इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रित किसने किया था? आलम खान ने बाबर को। ये आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। अब देखिए 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलता खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलता खां को राजधानी आने का आदेश दिया। कौन किया था? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलता खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलता खां ने उल्लंघन किया। जिसको दौलता खां क्या किया? उल्लंघन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां, देखिए दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर क्या हुआ? अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। बाबर के लिए क्या था? स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया
कि भारत विजय का अवसर अब आ गया है। चलिए तब क्या होता है, अब पानीपत का युद्ध होता है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी क्या हुआ? पराजित हो गया। इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारा सेना था, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वह हार गया। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही वह मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ? दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कहता है कि 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाबर ने अपने आप को बादशाह कब घोषित किया? तो 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को बादशाह घोषित किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कहता है। बाबर ने तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो बाबर ने जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तुगलमा पद्धति का मतलब यहाँ समझते हैं। तुगलमा पद्धति का मतलब होता है कि कुछ आगे से सेना भेज देता था, कुछ जो है पीछे से सेना भेजता, यानी कि छुप कर वार करना, उसी को क्या कहते हैं? तुगलमा पद्धति। पानीपत का के युद्ध में प्रथम में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। क्या नाम था? विशाल तोपखाना था। इसीलिए से वह क्या हुआ था? जीत गया था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व किसने कर रहा था? मुस्तफ़ा कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बाबर के उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर, कौन सा? कलंदर की उपाधि प्रदान किया था। कलंदर की उपाधि प्रदान किया था। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कब जो है तोपों का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बाबर के खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा किया। बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा किया। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वह 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच। इस युद्ध में राणा संगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण किया था। बाबर ने उपाधि धारण किया था किसका? गाजी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या कि 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वह 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का वह अंतिम युद्ध था। बाबर का यह क्या था? अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कहता है कि इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अलग अलग व्यवस्था की। भारत से बाहर बदखवा का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कमरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। कमरान को किस क्षेत्र को दिया गया? काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। और मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हिसार जो है फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेश में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की।
इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखवा से बिहार तक फैल गया था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उनके साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र उसके शामिल में नहीं था? आधुनिक, यानी अभी जो राजस्थान है वह क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन के अंतर्गत थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे जो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें से एक कौन है? विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। एक विजयनगर और एक मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा को फारसी भाषा में रूपांतरण किया था। तो ये भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि बाबरनामा को फारसी भाषा में रूपांतरण किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद में उसने एक नवीन शैली जिसका नाम था, उस शैली का क्या? मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की रचना रिसाल ए उसज, जिसको खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी जाती थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर के सेनानायक था मीर बाकी, उसी ने क्या किया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए इसका डिस्कशन जो है हम अब हो चुका है सारा। अब जो है क्या करेंगे, हम बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो है वह है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला में से एक आलम खां था, वह कौन था? यह इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार भी थे। इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखेंगे कि आलम खां जो है वह इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलता खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी के दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलता खां ने उल्लंघन कर दिया। दौलता खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी आमंत्रण मिल चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ये जो है चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका हम व्याख्या। कहता है कि मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। अब देखेंगे यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? UDA में पूछा गया है 2010 में। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इनमें से किसने बाबर के सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किसने जो है बाबर को सर ए पुल की युद्ध में परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सैवानी खां, ऑप्शन बी। अब देखेंगे कि सैवानी खां 1501 में
1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से क्या कर दिया, खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा, ठीक है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था, ठीक है। शैबानी खान ने किसके विरुद्ध किया था, बाबर के विरुद्ध किया था 1501 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर ने। किसने, बाबर ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसकी विशाल तोपखाना जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूकचियों के नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। तो इसका ये हो जाएगा कौन सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 1996, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस मेंस 2012, ये सब में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गए और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे इसका हम व्याख्या। कहता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की और बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी। फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो उनकी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता से के संघर्ष में लीन हो जाता था। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये कुशल सेना नायक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रथम युद्ध का प्रयोग किया गया था। अब देखेंगे इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों के नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। परंतु बाबर ने 1519 में बजौर की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया। बाबर में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर किसको जाता है? बाबर को। भारत में जो है तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? 1526 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे
पानीपत का युद्ध 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है, घाघरा का युद्ध जो है 1529 और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1528 में। 1528 1530 में नहीं हुआ था। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट इसका जो है व्याख्या है। कहते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अतः विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन दिए गए कथनों में कूट का प्रयोग करके बताएं कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुआ था, नहीं ये गलत है। दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत था, ये भी गलत है। इस क्षेत्र में तैमूरी तिरुमुरीद राजवंश स्थापित हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन केवल 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसका देखिए, हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को जाता है। किसको जाता है, बाबर को। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनिया में एशिया के 2 वीर जाति का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां का वंशज था, माता की ओर से वह चंगेज खां यानी मंगोलों का वंशज था, तथा पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था, पिता की ओर से वह तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभुत्व की अविभाज्य सत्ताधिकारी में विश्वास करता था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वस्तु को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो ईंट से निर्मित था। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी जो रोरी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया। उसके बाद देखेंगे कि शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजे में सुंदर मेहराब के निर्माण और संगमरमर रंगीन टाइल्स के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किसने, शेरशाह द्वारा 1542 में किया गया। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद 1536 में दिल्ली में निर्मित की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता था जिन्हें 5 खचों में विभाजित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। तो देखेंगे खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका हम व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा किया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वान के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर कहता है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। यह खानवा का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़
जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? तो वह राणा सांगा था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ये हुआ राणा सांगा पराजित हुआ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था? तो वह जो है बाबर नाम रखा था। नेक्स्ट को देखेंगे, इसका व्याख्या कहता है कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुब निगार खानम के घर हुआ। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्प आयु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने बादशाह अपने आप को बादशाह घोषित करके जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर कहता है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण किया था। तो ये काबुल में किया था। कब किया था? काबुल में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि बाबर ने अपने फरगना के शासन काल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथ से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 में काबुल विजय की एवं काबुल में 1506 या 7 देखिए दोनों लिखता है 1506 या 7 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि बाबर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर कहता है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो बाबर के साम्राज्य में कौन सम्मिलित था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था, वहाँ पे राजा का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या है, कहता है कि बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासना अंतर्गत आता था। तो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिली वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन ए। देखेंगे इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जहीरुद्दीन बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी, संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने में मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए क्या होता है? हानिकारक है। यानी कि उसको परिश्रम करने के लिए कहा और आराम नहीं करने के लिए कहा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य का उल्लेख किया था, एक विजयनगर का और एक मेवाड़ का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ का। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उसमें एक विजयनगर दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा यानी मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उनकी ओर निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस
और आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार का जो है श्रेष्ठ आत्मकथाओं में से स्थान रखता है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर कथन, नीचे दिए गए कथन का सही कारण और कथन और कारण दिया है। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अब देखेंगे कहते हैं कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, बिल्कुल सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, नहीं, ये गलत है, यानी कि सिर्फ एक ही आपका सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखें व्याख्या कि मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसने तुजुक-ए-बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते थे, यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23, कहता तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24, और आज का उम्मीद है कि ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखेंगे कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था मीर बाकी ने, मीर बाकी, ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने, जो कि किसका सेनानायक था? बाबर का। तो आज जो है आपका यहीं पे सारा जो है आपका बाबर से संबंधित पूरा फैक्ट्स और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम लोग हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में पूरा क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।